नमस्कार। आज हम देखेंगे राजनीतिक अवधारणा में अधिकार को, राइट्स को। अधिकार जो है व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अधिकार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन यापन अच्छी तरीके से करता है। यह अधिकार उसे समाज और राष्ट्र द्वारा प्राप्त होती है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण भारत में देख लीजिए, संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार दिया गया है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके और अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके और किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनका शोषण ना किया जा सके। अगर कोई उनका शोषण करता है तो उसका विरोध में वो अधिकारों को, अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अधिकार जो होता है वह हमेशा नैतिक आदर्शों पर आधारित होता है। अनैतिक चीज की मांग व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को हम देखते हैं। हैटफील्ड ने अधिकार को 4 भागों में व्यक्त किया है, जैसे दावे के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, छूट के रूप में और शक्ति के रूप में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अधिकार के सिद्धांत को देखेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का जन्मजात समर्थक जो थे वो जॉन लॉक थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक का कहना था कि राज या सरकार साधन है, जबकि व्यक्ति का अधिकार जो है वो लक्ष्य यानी साध्य है। व्यक्ति का लक्ष्य उसका अधिकार है। अधिकार का जो पहला सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकार के रूप में विकसित हुआ था, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्ति को, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्राप्त है। राज्य या सरकार द्वारा नहीं दिया गया है व्यक्ति को, बल्कि ये ईश्वरीय अधिकार प्राप्त है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा लॉक ने निरंकुश राज के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया था। आलोचना भी की गई है प्राकृतिक अधिकार की। तो रीची ने प्राकृतिक अधिकारों का उन्होंने आलोचना किया। दूसरा देखेंगे अधिकार के सिद्धांत में, दूसरा है वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत यानी विधि। बेंथम इसके प्रमुख समर्थक थे। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को असंगत माना, यानी कि उसके समर्थक नहीं थे, वह प्राकृतिक अधिकार के समर्थक नहीं थे, जबकि वह विधि के शासन का पूर्ण रूप से समर्थन थे, विधि के शासन का समर्थन करते थे। एडमंड बर्क भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते थे। यहाँ पर बेंथम भी प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज की देन है, यानी कि राज्य ने इस अधिकार को, वैधानिक अधिकार को दिया है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास व निरर्थक कहा है, क्योंकि वे प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक थे। वैधानिक अधिकार का भी यहाँ आलोचना की गई है वाइल्ड के द्वारा। अब देखते हैं तीसरा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत, यानी कि ऐतिहासिक चीज इतिहास परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार इतिहास, परंपरा या मान्यता से प्राप्त होती है, ना कि समाज। यह अधिकार समाज और राज्य द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि यह अधिकार व्यक्ति को, मानव को इतिहास, परंपरा और मान्यता से प्राप्त होती है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें, उसी के आधार पर व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है। एडमंड बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया था। वो ऐतिहासिक सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। चौथा नंबर देखते हैं, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार बेंथम के विचारों में मिलता है। बेंथम इसके समर्थक थे। बेंथम के अनुसार समाज में अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए।
इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का प्रबल समर्थन किया जो विधि, शिक्षा, जेल व प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। यानी कि समाज की जितनी भी उपयोगिता चीज़ है उनकी पूर्ति की जानी चाहिए ताकि लोगों को समाज को अधिक से अधिक सुख मिले। पांचवा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, यानी कि आदर्श पर आधारित है। इसके समर्थक थे टी.एच. ग्रीन। वो आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे और राज्य को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार राज्य अथवा समाज द्वारा ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाती है जिसमें व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर अधिकार के 5 सिद्धांतों को देख लिए। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत देखिए, वैधानिक और ऐतिहासिक सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत, जिसमें मुख्य मुख्य बिंदु थे कुछ। अब अन्य बिंदुओं को देखते हैं। थॉमस पेने ने अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन 1791 में जो प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। वे प्राकृतिक अधिकार के समर्थक थे थॉमस पेन। हेराल्ड लास्की अपनी रचना अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में प्रकाशित हुआ उस माध्यम से उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंध का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। प्रतिबंध के अभाव के साथ साथ अवसर भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। रोनाल्ड डॉर्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टेकिंग राइट्स सीरियसली जो 1977 में प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने मानवाधिकारों को नैतिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया था। बंजुल चार्टर जो है 1981 में आया था, ये मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। अफ्रीकी देशों द्वारा मानव अधिकार के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, यानी कि बंजुल चार्टर का संबंध मानव अधिकार घोषणा पत्र से है। माइकल सैंडल की पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस जो 1982 में प्रकाशित हुआ था, इसमें उन्होंने रॉल्स के सार्वभौमिक अधिकार की मान्यता का खंडन किया। अब अन्य बिंदु देख लेते हैं मानवाधिकार से जुड़े हुए। मानवाधिकार को 3 पीढ़ियों में विभाजन किया गया था। 3 पीढ़ियों में मानवाधिकार का विभाजन प्रारंभ में 1971 में चेक गणराज्य के विधिवेत्ता कॉरेल वाशाक द्वारा स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें पहली पीढ़ी में यह शामिल किया गया था। देखते हैं, इसमें मानवाधिकार की प्रवृत्ति राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून की समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं मतदान के अधिकार शामिल थे। दूसरी पीढ़ी को देखते हैं क्या शामिल किया गया था इसमें। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की मूल प्रकृति आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। मूल प्रकृति इसमें आर्थिक थी, सामाजिक थी और सांस्कृतिक थी। तीसरी पीढ़ी में आत्मनिर्णय का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार व सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार को सम्मिलित किया गया था। अब नारीवादी विचारों को देख लेते हैं क्या इनका विचार था, जिसमें सुसान मुलर ओकिन का कहना था, उन्होंने अपनी पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली जो 1989 में प्रकाशित हुआ था, इस माध्यम से उन्होंने कहा कि समाज की जो संरचना है लैंगिक संबंधों पर आधारित है। समाज में महिलाएं शोषित होती हैं, यानी कि उनका शोषण पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। यानी कि उनका कहना था कि महिलाओं का हमेशा से पुरुषों द्वारा शोषण होता है, इसलिए अधिकार से संबंधित जितनी भी मांगे होंगी महिलाएं स्वयं अपने से करेंगी।
पुरुषों का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।